जी। तो हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी का आज टॉपिक है, सो विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। बट उससे पहले अगर कोई क्वेरीज है थोड़ी सी वो कर लेते हैं, देन विल कम टू द मेन टॉपिक। जी, अभी किसी ने, मैं डॉक्टर आयशा ने शायद। जी आयशा। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री लेते हैं, या मतलब बेसिकली वो पेशेंट आके कहती है कि ये मेरे पास वन लाइव इशू है। तो हम्म। और उसके बाद उसकी कोई और कंप्लेन भी होती है कि जैसे वो अभी फीटो मैटर्नल मॉनिटरिंग के लिए आई हुई है या कोई ब्लड प्रेशर के लिए आई हुई है। तो उसमें हमने ऑब्स हिस्ट्री उसकी शुरू में ही ले लें, उसी वक्त ही डिटेल्स ले लें, क्योंकि उस वक्त तो फिर मेन से सिर्फ इतना ही हम पूछ सकते हैं कि उस वक्त कोई शुगर ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं हुआ था, या उस वक्त कोई आपको ऑल तो नहीं फटी थी, या इस तरह से करके बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं हम पूछ सकते कि अच्छा उस वक्त ऑब्स को हुआ था या नहीं हुआ था। आपको आई होप क्या हम्म। समझ आ रही है कि मैं क्या देखो, पूछना चाह रही हूँ। आई आई अंडरस्टैंड आप क्या पूछ रहे हो। देखो, एक बात तो ये है वो कि फिर जो बहुत बैड लंबी हो जाती है, क्योंकि आई मैडम वो तो अंडरस्टैंड इतनी। आई अंडरस्टैंड दैट जो बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है ना, वो एक वाकई ऐसा टॉपिक है कि जिसको एग्जाम में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके अंदर जब चीजें कवर नहीं हो रही होती, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही होती, तो फिर बाद में मसला क्या आता है कि वो फिर हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर आपका जो अच्छा वाला वाइवा होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। देखो, बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में पेशेंट जिस भी मसले के साथ आके एडमिट हुई हुई है हॉस्पिटल, मे बी फॉर द करेक्शन ऑफ अनीमिया फॉर एग्जांपल, बट शी इज अ केस ऑफ बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, तो याद रखें कि उसका मेन मसला बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ही है। ठीक है। अनीमिया तो यस वी हैव टू ट्रीट, मॉनिटरिंग फीटस तो खैर इज लिंक्ड विद बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, बट अगर उससे अलावा कोई मसला है, जैसे बीपी कंट्रोल के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए एडमिटेड है, बट देयर इज अ पेशेंट हु इज प्रोबेबली ग्रेविडा 4 और ग्रेविडा 8 विद वन अलाइव इशू, उसकी जिंदगी का तो और कोई इस वक्त मसला ही नहीं है। मतलब शी इज गेटिंग प्रेग्नेंट अगेन एंड अगेन एंड शी हैज ओनली वन अलाइव इशू। तो बेशक वो किसी और एसोसिएटेड मसले के साथ आई है, लेकिन एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन आपको अपने पेशेंट को डील करना है। आपको एक क्विक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में, जाहिर बात है, अगर पेशेंट लेबर रूम में एडमिटेड है फॉर द करेक्शन ऑफ एनीमिया एंड शी इज ग्रेविडा 8 विद वन अलाइव इशू, हाउ कैन यू मिस प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री? यू हैव टू नो। क्या पता अभी वो 34 वीक्स पे और उसके सारे आईयूडीज अनएक्सप्लेन्ड 34 वीक्स पे हुए हैं। फिर तो अनीमिया छोड़ो, फिर तो यू डोंट नो द कॉज ऑफ आईयूडी प्रीवियसली एंड शी इज नाउ एट दैट स्टेज जिसपे आईयूडी हो जाता है। फिर ये मतलब तो नहीं कि हम उसका अनीमिया ट्रीट करके उसे घर भेज देंगे। वी हैव टू डू समथिंग। या तो हम पिछली कोई कॉजेज निकालें कि शुगर था, बीपी था, जो अब भी है, जो कि ट्रीटेबल कॉज है, तो प्रेगनेंसी आगे लेके चले। और अगर आपको कोई कॉज प्रीवियसली नहीं मिली हुई एंड इट इज रियली a case of previous unexplained IUDs at 34 weeks and now she has reached at 34 weeks, you really need to sit with your patient and tell her that now we have reached to the point जिसपे previously unexplained IUDs होती रही हैं, तो खुदा ना खास्ता इस दफा फिर ना हो जाए। So there are two options. Either we continue pregnancy or we go for the delivery of the baby because we don't know the cause of previous IUD. Previously checkups होते रहे थे, उसमें शुगर चेकअप होता रहा, ना मैक्रोसोमिया था, ना एनोमली थी, ना कुछ और, सब चीजें मेडिकली रूल आउट होती रही हैं प्रीवियस प्रेगनेंसीज में. It was really labeled as unexplained IUD every time at 34 weeks. And now you have reached 34 weeks. So how can we send her home? अगर हम कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, और करेंगे तो क्या डर है कि बिकॉज प्रीवियसली अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी एट 34 वीक्स थी, फिर ना हो जाए, और अगर नहीं करेंगे तो प्रीटर्म के क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो अनीमिया तो एक तरफ, ये बात कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, राइट? सो बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री वाली जो पेशेंट होती है, शी इज एक्चुअली अ वेरी सेंसिटिव पेशेंट, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू गेट प्रेग्नेंट अगेन एंड अगेन एंड नॉट टू हैव एन अलाइव चाइल्ड एट द एंड. So if a patient is gravida 8, for example, even if she's gravida 3 with previous no live, किसी का एक भी आईयूडी हुआ हुआ है, या किसी का कुछ भी इस तरह बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में से वो गुजरी है, तो नाउ आपको क्विकली देखो, इसके अंदर आपके फिंगर टिप्स पे पॉइंट होने चाहिए. इफ शी इज ग्रेविडा 8, तो यस, आप उससे जल्दी से पूछो कि सारे प्रेगनेंसीज ला के पूछ लो किस किस लेवल तक गई, जो जरा आगे तक गई उसकी डिटेल पूछ लो, शुगर बीपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस है उसमें हर एक में पूछो कि अगले 3 आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस थे, तीनों में डीएनसीज हुई थी या नहीं हुई थी, तीनों में हार्ट बीट आई थी, किस नंबर पे हार्ट बीट आई थी, लास्ट चाइल्ड बॉर्न कब का या लास्ट मिसकैरेज कब का. तो आपकी फिंगर टिप्स, आई थिंक ये लिटरली आप 60 सेकेंड्स या मे बी 1.5 मिनट में ये पॉइंट्स पूछ के अपनी पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कर सकते हो. बिकॉज इफ अ पेशेंट इज इन लेबर रूम, और फॉर एग्जाम्पल इफ शी इज इन एग्जाम, और आपने उसको एक ट्रीट करना है,
तो you need to know her past obstetrical history, especially if she's having bad obstetrical history previously, ठीक है? तो वो आपने क्विकली, और फिर यस, फिर अनीमिया तो करना ही है। जी सना, ठीक है ना? तो उसमें यही होता है कि आपके थोड़े से फिंगर टिप्स पे पॉइंट्स हो, ताकि आप एज अ होल पेशेंट को लेकर चल रहे हो। आपने यही कंसिडर करना है कि यू आर सीइंग अ पेशेंट इन लेबर रूम एंड नाउ शी इज एडमिटेड फॉर एग्जांपल फॉर एनी अदर थिंग, और मॉनिटरिंग के लिए तो फिर और भी इंपॉर्टेंट है बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई और ही वजह मेडिकल की प्रॉब्लम है जिसके लिए वो एडमिटेड है, बट शी इज अ केस ऑफ बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, तो उसको आपको साइड बाय साइड लेके जाना होगा, ठीक है? गुड। सो लेट्स That कम बैक he's टू in द मेन टॉपिक। जी, negotiations with Josh Wade because there are two people that he's told us. अच्छा, किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो प्लीज हैंड रेज कर ले, बिकॉज इस तरह से हैphazard कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, सो आज हमारा मेन टॉपिक है बेसिकली हिस्ट्रोस्कोपी और जी। डॉक्टर एक ने हैंड रेज किया है, सो विल आस्क कर और फिर विल प्रोसीड। जी, मैम जो रियल पेशेंट होती हैं वो तो बहुत घुमाती हैं, चाहे वो ऑब्स हिस्ट्री हो चाहे वो गायनी आपने हिस्ट्री हो। नहीं घूमने देना, आप आधा घंटा पूरा सिर्फ हिस्ट्री लेने में चला जाता है। नहीं घूमने देना। आपने, आपको पता होना चाहिए यही कि हाँ, वो पेशेंट्स आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि बिकॉज एवरी चाइल्ड वाज मेल एंड ओनली मेल्स, इट हैपेनिंग विद द मेल चाइल्ड ओनली, आई थिंक इट्स जेंडर, डोंट लिसन टू इट। आप आगे आके चलो, बच्चे में कोई एब्नॉर्मैलिटी ना लाइव रहा नहीं रहा, या आईयूडी हुआ, मतलब आप फिर भी आईयूडी में फौरन पूछ लो शुगर भी, जैसे आप क्विकली अपनी चीजें कवर करो, उसको इधर उधर हर, ना सिर्फ पेशेंट सही उस पे रहना है ना, आपको एग्जैक्टली आपका रास्ता क्लियर हो कि आपने टू कवर इट इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। ये बताएं। देखो, हिस्ट्रोस्कोप, ओके, सॉरी, कुछ कनेक्शन का हुआ था प्रॉब्लम। हेलो, हाँ जी। जी मैम अ, अब आ रही है आवाज। कुछ सॉरी, बीच में कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, so I was telling you about hysteroscopy and laparoscopy. Unfortunately, we don't do all this all the time. जितने हम अच्छे obstetrics में होते हैं और दूसरे gynecological open procedures में होते हैं, उतने hysteroscopy, laparoscopy में नहीं होते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जाके एग्जाम में हम फंस जाते हैं। हर दफा जब भी मैं hysteroscopy, laparoscopy स्पेशली एग्जाम कैंडिडेट्स को पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऑलवेज रिमेम्बर कि जितना कम आप लोग कर रहे हो उतना ही कम प्रोबेबली आपके एग्जामिनर कर रहे हैं। सो nobody is having skills to that level, but yes, आपको बहुत सारी चीजें सेफ रहने के लिए, और obviously you have to be a safe surgeon, you have to be a safe doctor in exam and in practical life also। अगर आपको वो सेफ्टी वाली चीजें ही नहीं आपको सही तरह पता होंगी, either experienced or not experienced, तो obviously फिर वो स्टेशन आपका पास नहीं होगा। सो लेप्रोस्कोपी का तो फिर भी कुछ पता होता है, हिस्ट्रोस्कोपी का तो पता ही नहीं होता किसी को कि किस तरीके से क्या करना है। हिस्ट्रोस्कोप्स आप लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स में भी देखे होंगे, आई होप के यूज भी किए होंगे या यूज करते देखा होगा हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर। वरना नेट पे देख लो, बहुत सारी वीडियोस और चीजें अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगी अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूं इसकी असेंबली और उसकी वीडियो। यू हैव टू नो अबाउट हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी इज वन थिंग जो कि सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट करेगा, नॉट इवन सर्जन सिंपली जस्ट कैन नॉट डू हिस्ट्रोस्कोपी। वो क्लेम करें या ना करें, वो उन्हें यही नहीं पता कि यूट्रस में कहाँ से एंटर होना है, और वो ब्लैडर में ही एंटर हो जाते हैं यूट्रस समझ के, इतना बड़ा जो करने की भी कोशिश करें, तो ऑब्वियसली दे शुड नॉट ट्राई।
सो इसके अंदर आपको ऑब्वियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिस्ट्रोस्कोप का पता होना चाहिए, आई होप पता होगा, आउटर शीथ, इनर शीथ, एंड देन द टेलीस्कोप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्विकली अगर किसी ने बताना है वो बता दें, वरना मैं जल्दी से बता देती हूँ। फ्लेक्सिबल और रिजिड होते हैं, ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी के होते हैं। रिजिड डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं, 5 mm शीट वाला भी होता है, देन 3.7 mm डायमीटर का टेलीस्कोप। सो देर ये सारा कुछ गाइडलाइन में भी है, थ्योरी में भी अवेलेबल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, preparation, pre-operative, prerequisites, and then the distension medium which is used. Prerequisites, indications, contraindications, of course वो आप लोगों को पता है। आई होप थ्योरी में हम बाद में करेंगे। मुझे थोड़ा सा क्विकली बता दो कि कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग द यूज ऑफ डिस्टेंशन मीडियम है तो बता दो, तो वो क्विकली मैं कवर करा दूंगी। बिकॉज डिस्टेंशन मीडियम का थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लैरिटी नहीं होती इस स्पेसिफिकली में, and it is important of course। जी, आज आप लोग बिल्कुल ही चुप हो, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप लोगों को ना वो नहीं होता, हिस्ट्रोस्कोपी मैडम का वो नहीं। डिस्टेंशन मीडिया का कोई मीन्स इतना खास कंसेप्ट नहीं है, काइंडली वो क्लियर करवा दें। हाँ, सब डिस्टेंशन नॉर्मल मीडियम का मैं सवाल बता पूछ देती हूँ। सकते हैं। किसी ने कहा है कि किस तरह का सिनेरियो आता है। देखो, सिनेरियो दो तीन तरह से आ सकता है। एक तो ऑफ कोर्स द इंस्ट्रूमेंट्स देमसेल्व्स वो वहां पे पड़े हो। आई डोंट थिंक कि वहां पे कोई इस वक्त ऐसा सिमुलेटर या कोई ऐसा मॉडल होगा जिसके ऊपर परफॉर्म ही करके दिखाना होगा। बट उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होंगे, देन उसके ऊपर सारा वाइवा स्टार्ट होगा कि ओके दिस इज द हिस्ट्रोस्कोप, कहाँ होता है, क्या होता है, व्हाट इज टेंशन मीडियम, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो सारा कुछ। और आई डोंट रियली थिंक कि उधर सेक्टोस्कोप ऐसा आएगा, या फिर उधर आपको पिक्चर आएगी फाइंडिंग की कि दिस इज द फाइंडिंग, मे बी इंडोमेट्रियोसिस या कुछ वो, और वो लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग होगी या कुछ ऐसा, या टीचिंग स्टेशन आएगा। बिल्कुल समबडी हैज मेंशन कि टीचिंग स्टेशन भी हो सकता है। सो बिल्कुल इस तरीके से आएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी इस्मा। मैम ये वो जो एक आ रहा है एनर्जी डिवाइसेस जो आपने एक बार पहले भी बताई हैं शायद हमें एक लेक्चर में, वो एक तो क्विकली वो बता एक देती हूँ, बार हम लोगों ने एलजीएस बहुत में कोर्स लिया इम्पोर्टेंट। ना, एलजीएस में कोर्स लिया तो उन्होंने हार्मोनिका और इलेक्ट्रोकॉटरी और इलेक्ट्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंसेस पूछे हुए थे, तो वो हम सबको वो स्टेशन बहुत मुश्किल लगा। ये चीजें आएंगी बिल्कुल, वो मैं आपको सो डिस्टेंशन मीडियम और इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस का कर लेते हैं। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग होगी अवेलेबल आयशा। ओके, सो ठीक है। सो इसमें ऐसे ही है, ठीक है। सो हिस्ट्रोस्कोपी के डिस्टेंशन मीडियम देखें। हिस्ट्रोस्कोपी में दो तरह के डिस्टेंशन मीडिया यूज होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी है, वी ऑल नो कि डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी में we put in the hysteroscope, we have to distend the uterine cavity to have a look inside it। ह्यूमन बॉडी में जहां भी कैमरा आप यूज करोगे उधर जब तक आप कैविटी को एक्सपैंड नहीं कराओगे, जब तक आप उसको एक रूम की शक्ल नहीं दोगे, कमरे की तरह नहीं देखोगे, तब तक आपको फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी, राइट। सो आपको हर जगह पे कैमरे के साथ डिस्टेंशन मीडियम की जरूरत होगी। सो हिस्ट्रोस्कोपी में फ्लूइड डिस्टेंशन मीडियम यूज होता है। यू कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल, बट उसके नुकसानात क्योंकि ज्यादा है हिस्ट्रोस्कोपी में, नॉट इन लेप्रोस्कोपी। इस वजह से हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर या तो आपने सुना होगा कि नॉर्मल सेलाइन यूज होता है, या रिंगर लैक्टेट, या डेक्स्ट्रोज वाटर, या ग्लाइसिन, या सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये कुछ है इसमें से। नॉर्मल सेलाइन, रिंगर आर द इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडिया, 5% डेक्स्ट्रोज and this glycine as well as the sorbitol, ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडिया, राइट। इनको अब हम, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो सकती है लेकिन उसके नुकसानात क्या है। ऑब्वियसली ज्यादा जल्दी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगी इन द यूट्राइन कैविटी, राइट। एंड व्हेन you are for example going with cold scissors, polypectomy or something using carbon dioxide, तो वो ब्लड वेसल्स क्योंकि खुली होती हैं, वो गैस एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड देन ट्यूब्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अगर पेरिटोनियल कैविटी में जाएगी तो वेगल नर्व को स्टिमुलेट करके लेटर ऑन बहुत लॉन्ग टर्म शोल्डर पेन, शोल्डर टिप पेन। सो कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेज के इन हिस्ट्रोस्कोपी ज्यादा मसले हैं। एंड देन इट कॉजेज कंबस्टन ऑल्सो, तो इसलिए गैस नहीं यूज होगी यूट्रस के अंदर। लेप्रोस्कोपी में कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट डिस्टेंशन मीडियम, बट हिस्ट्रोस्कोपी में फ्लूइड। सो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन, जब तक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर रहे हो जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रो सर्जरी यूज नहीं करनी, यानी कि आप जब डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी कर रहे हो तो आप सिंपल, आपको सिर्फ
अंदर एक्सपैंड कराना है यूट्रस को टू सी इनटू द कैविटी, तो वो आपके लिए सिर्फ आपकी यही काफी है, क्या उसे कहते हैं, नॉर्मल सेलाइन is a very good distension medium which is used. It's very cheap, available everywhere in every operation theater, right? So हम नॉर्मल सेलाइन का यूज कर लेंगे। उसके अंदर अगर आप कोल्ड सिजर्स भी यूज करो, यानी आम कैंची, हिस्ट्रोस्कोप की कैंची यूज करो टू डू पॉलीपेक्टमी एक्सेट्रा, तो बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनी इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस, सो वो नॉर्मल सेलाइन इज गुड फॉर दैट। और इसका फायदा क्या होता है, उसके साथ कुछ प्रेशर भी मेंटेन किया जाता है। देयर इज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड हिस्ट्रोमेट। हिस्ट्रोमेट इज एक्चुअली जहाँ पे हमारा एंडो टावर होता है, वहीं पे जहाँ इंसफिलेटर पड़ा होता है, वहीं पे हमारा हिस्ट्रोमेट भी पड़ा होता है, राइट? सो हिस्ट्रोमेट हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो की का फ्लो रेट मेजर कर रहा होता है, प्रेशर मेजर कर रहा होता है। उससे फायदा ये होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो मैंने बोला क्योंकि जब वजाइना और यूट्रस के अंदर फ्लूइड जा रहा होता है तो कुछ बाहर भी आ रहा होता है, राइट? सो इसलिए मैंने कहा इनफ्लो और आउटफ्लो, बिकॉज लेटर ऑन हमें फ्लूइड डेफिसिट भी कैलकुलेट करना होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन फ्लूइड ओवरलोड। सो हिस्ट्रोमेट जो है हमारा इनफ्लो और प्रेशर को भी, फ्लो रेट को भी मेजर कर रहा होता है। प्रेशर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब वो हमें तकरीबन मेंटेन करना होता है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मोर देन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, राइट? सो इफ पेशेंट का रफली 8 मिलीमीटर ऑफ 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो हम उसको 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे सेट रखते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि जो फ्लूइड अंदर जा रहा होता है कैविटी के अंदर, वो बॉडी के, यानी पेशेंट की बॉडी के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ज्यादा होता है। उससे अगर हम सीजर्स के थ्रू पॉलीपेक्टमी भी करते हैं तो वो इतने प्रेशर से फ्लूइड जा रहा होता है कि वो वेसल्स की सीलिंग, यानी कि वो ब्लड वाली फील्ड नहीं बनाता। हमें क्लियर फील्ड चाहिए टू लुक इनटू द यूट्राइन कैविटी। तो हम जब डायग्नोस्टिक कर रहे हैं उसके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना प्रेशर मेंटेन हो, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी डायसेक्शन इनसाइड द एंडोमेट्रियल कैविटी विद द सिजर्स। तो उसके अंदर तो आप अगर कुछ प्रेशर, इवन अगर एक ड्रिप सेट के साथ एक बंदा हाथ से प्रेशर दे के भी दे रहा है तो भी अच्छा डिस्टेंड हो जाता है। But if you are doing surgery, it's better to have instrument so that it should measure the flow rate as well as the pressure of fluid which is going into the uterine cavity, so that you get a good view inside the cavity which is blood free, right? क्योंकि वो bleeding नहीं होने देता। However, it is not necessary that you have instrument in every operation theater. You don't need to. Frankly, अगर आपको, आप अपने नॉर्मल ड्रिप सेट के साथ एक अपने ओटीए को हैंड के प्रेशर के साथ भी खड़ा करें तो वो भी सेम इफेक्ट देता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल को अगर आप लोग इंशाल्लाह व्हेन यू बी setting up hysteroscopic operation theater in your hospital or maybe doing it in a government setup and you don't have a hysteromet, तो ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप सिंपल ड्रिप सेट के प्रेशर से भी इक्वल इफेक्ट ला सकते हो, बट इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एक हिस्टोमेट भी डिवाइस है। सो सेल, नॉर्मल सेल लाइन और रिंगर ने, और दे आर ऑल राइट। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये होता है बिकॉज ये इलेक्ट्रोलाइट डिसेंशन मीडिया है, इसके अंदर सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, मजीद इलेक्ट्रोलाइट्स का भी आपको पता थोड़ा सा होना चाहिए ताकि वो हाइपर नेट्रीमिया में ना चला जाए पेशेंट। बट इतना तो फ्लूइड यूज ही नहीं होता हिस्ट्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक के अंदर। हाउएवर, आपके जो एनेस्थेटिस्ट हैं उन्होंने प्री ऑप किया होता है एंड दे नो दीज कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड विद द हाइपरनेट्रीमिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो देख लेते हैं। अगर आप अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम कब यूज करना है। जब आप इलेक्ट्रोकॉटरी या इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस यूज कर रहे हो इन हिस्ट्रोस्कोपी, देयर इज अ फाइब्रॉइड इन द यूट्राइन कैविटी which is called broad base and you need to use a resectoscope। तो फिर आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम इसलिए यूज नहीं करोगे बिकॉज रिसेक्टोस्कोप स्पेसिफिकली इफ इट इज मोनोपोलर, इन पाकिस्तान we have monopolar resectoscopes, right? So mostly resectoscope monopolar होते हैं, लेकिन it's not like that, world over bipolar भी हो सकते हैं। So if resectoscope is monopolar, so monopolar के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम यूज नहीं कर सकते क्योंकि electrolytes are good conductors of electricity. So if you're using electrolyte distension medium inside the uterine cavity and you are doing the electrocautery with a monopolar device, we all know the mechanism. I hope कि आपको बेसिक फिजियोलॉजी यूज्ड इन मोनोपोलर करंट पता होगा। मोनोपोलर क्विकली वो भी आपको बता देती हूँ। मोनोपोलर करंट जब यूज होता है बॉडी के अंदर तो वी हैव अ सोर्स
विच इज आउटसाइड, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमारा स्टैंड के ऊपर मोनोपोलर डिवाइस पड़ी होती है, उसके साथ वायर होती है, वायर जाकर लगता है इलेक्ट्रोड जो कि बॉडी की, और साथ ही पेशेंट के ऊपर पेशेंट की बॉडी पे एक प्लेट रखी जाती है इलेक्ट्रोड की, राइट। सो करंट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स गोइंग थ्रू द वायर टू द मेन इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड अप्लाई हुआ पेशेंट की बॉडी के ऊपर, करंट पूरी बॉडी में से गुजर के दूसरे जो प्लेट अप्लाई होती है उसके ऊपर जाता है और फिर वापस सोर्स में जाता है। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है। जिनको सबको ही पता होगा, उनको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ कि सर्किट किस तरह कंप्लीट होता है। उस सर्किट के अंदर पेशेंट की अपनी बॉडी भी उस सर्किट का पार्ट होती है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स टू द इलेक्ट्रोड विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, एंड देन फ्रॉम द बॉडी फिर पूरी बॉडी में से गुजर के दूसरा इलेक्ट्रोड और फिर बैक टू द सोर्स। ये होता है मोनोपोलर इलेक्ट्रिकल करंट विच इज यूज ड्यूरिंग द सर्जरी, राइट। तो अगर आप ये यूज कर रहे हो हिस्ट्रोस्कोपी में, तो जब आपने मोनोपोलर करंट यूज किया और अल्लाह ना करे इफ यू यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम, तो वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो पूरी एंडोमेट्रियम को बर्न कर देगा। इट विल डिस्ट्रॉय होल ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड विल कॉज एशरमैन, राइट। वो एकदम से एक स्पार्क आएगा यूट्रस के अंदर और वो बर्स्ट हो जाएगा एंडोमेट्रियम पूरी, क्योंकि वो पूरा करंट जो मोनोपोलर आपको एक जगह पर चाहिए था वो पूरी यूट्रस के अंदर वो करंट स्प्रेड हो गया। किसी ने कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है यहीं रोक लेना, या समझ ना आ रही है यहीं रोक। तो मोनोपोलर डिवाइसेस में आप इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम यूज नहीं करते हो, उसमें आप ग्लाइसिन यूज करते हो या सॉर्बिटॉल यूज करते हो या 5% डेक्सट्रोज यूज करते हो। तो ये भी ग्लाइसिन और डेक्सट्रोज तो हर बहुत इजीली मिल जाते हैं, और इससे अगेन विजन अच्छी होती है। ग्लाइसिन गिव्स बेटर विजन, उसमें आप करंट वाला चीजें यूज करके इलेक्ट्रोसर्जरी से बड़े मजे से अपना फाइब्रॉइड या चीजें हटा सकते हो रिसेक्टोस्कोप से। अगर आप बाइपोलर इलेक्ट्रो सर्जिकल डिवाइस यूज कर रहे हो हिस्ट्रोस्कोपी में, बाइपोलर में अगेन आप इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन, आपको मुझे पता है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम यूज हो सकता है या नहीं यूज हो सकता बाइपोलर डिवाइस के साथ इन हिस्ट्रोस्कोपी? जी मैम यूज हो सकते हैं बाइपोलर में, क्योंकि वो आप कॉटरी वो क्योंकि वो करंट कंडक्ट नहीं करती, वो टिश्यू बॉडी के थ्रू करंट नहीं पास करता, वो सोर्स टू टिश्यू जाता है और वापस सोर्स में आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बल्कि उसके अंदर आप यूज करो तो ज्यादा इफेक्टिव है, करना चाहिए, करना होगा। वाई? बिकॉज उसके अंदर आपने करंट को कंडक्ट कराना है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। आपने मतलब यू वांट, हमारी बाइपोलर जो डिवाइसेस हैं उसमें ये होता है कि द करंट और द सर्किट इज कंप्लीटेड व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड एंड देन गोज बैक टू द मेन सोर्स, राइट। तो वो दोनों जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो उसी पॉइंट पर हैं जहां पे हमें सर्जरी करनी है। तो हाँ, तो इट्स बेटर कि उन पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो हो। तो इफ देयर इज एन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम तो वो करंट फ्लो होगा। सो इफ यू आर यूजिंग बाइपोलर electrosurgical device in hysteroscopy, so you can use normal saline also, ठीक है। उसके बाद एक होता है फ्लूइड ओवरलोड की कॉम्प्लिकेशन। वी ऑल नो ऑब्वियसली अगर आप इनफ्लो ज्यादा लेके जा रहे हो, आउटफ्लो कम आ रहा है, तो पेशेंट हैज chances to go into fluid overload, which is a very very bad complication, can even lead to death of the patient. आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ बिगर फाइब्रॉइड एंड यू आर यूजिंग टू मच ऑफ फ्लूइड। तो आपको एक फ्लूइड डेफिसिट कैलकुलेट करना होता है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो यू कैन मेजर बाय पुटिंग इन अ बैग और समथिंग बिलो द, आप उसके बटक्स के नीचे कर सकते हो जिसमें आपका सारा आउटफ्लो आता जाए, ताकि आप मेजर कर लो। या यू हैव अ सक्शन डिवाइस अटैच्ड विद द हिस्ट्रोमेट जो कि आपका सक्शन में फ्लूइड जा रहा है, ताकि आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ रहे हैं आउटफ्लो से रिलेटेड। तो उसके अंदर, और साथ में इफ यू आर डूइंग लॉन्गर सर्जरी तो आप एनेस्थीसिया वालों के साथ इन लिएजॉन काम कर रहे होते हो। दे नो ऑल्सो कि आप जो हो किस तरीके से मतलब कितना फ्लूइड यूज कर रहे हो। दे शुड नॉट गिव मोर ऑफ द आईवी फ्लूइड और प्लास्टिक्स कब लगाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा जो आपको कॉन्सेप्ट है डिस्टेंशन मीडियम का वो थोड़ा सा क्लियर हो गया। मैम ये हाँ सना, कौन बोल रहा था? जी। का अगर है तो हमें इमीडिएटली जो है ना वो प्रोसीजर को करना, इन्फॉर्म करना है एनेस्थेटिस्ट को, और 1000 का है तो इमीडिएटली प्रोसीजर को खत्म करना है। 1500 का अबेंडन। डेफिसिट तो हमें स्टॉप कर देना है। वेरी गुड। ऑब्वियसली फिर यू डील विद दैट कॉम्प्लिकेशन। इसमें पेशेंट, अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेड है प्रोलॉन्ग सर्जरी, फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्रॉड बेस्ड फाइब्रॉइड जो कि आपने निकालना है, तो आप प्री ऑपरेटिव बताते हो कि हो सकता है ये 2 सिटिंग्स में हो, बिकॉज हमारे पास एक लिमिट है फ्लूइड यूज करने की।
ठीक है ना। तो ये पेशेंट भी काउंसल्ड होता है कि आपको इन बिटवीन अबेंडन करना पड़ सकता है प्रोसीजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो गुड। अब क्विकली इससे कोई क्वेश्चन हो बीच में बेशक आप पूछ लें, अदरवाइज क्विकली वी कैन गो टू द लैप्रोस्कोपी। बेसिकली आप लोगों को बेसिक लैप्रोस्कोपी का तो आई थिंक बता दें, फ्लूइड डिफिसिट का दोबारा बता दें। फातिमा ने बड़ा अच्छा बताया। फातिमा आप बता दो जल्दी से दोबारा। मैम जी फातिमा आप फिर से म्यूट हो गए हो। मैम ये कि 500 का अगर डेफिसिट आएगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे एनेस्थेटिस्ट को, 1000 का आएगा तो हम लोगों को इमीडिएटली प्रोसीजर को फिनिश करना है, और अगर 1500 का आएगा तो हम लोग अबेंडन या स्टॉप कर देंगे प्रोसीजर को। ठीक है। और obviously what anesthetist will do, anesthetist always keep an eye on pulmonary edema. They keep an eye on the fluid overload parameters already. Secondly, they are very careful in giving the IV fluids during the procedure if they know that you are going to use more distension medium for the कि लंबा काम है तो वो खुद भी careful होते हैं। They are careful to give Lasix at the right time. Output patient के urinary output पे भी नजर होता है। Excuse me. और साथ साथ ये कि जिस तरह फातिमा ने बताया वेन टू बेंडन 1500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट। लेकिन एक चीज देखो, हिस्ट्रोस्कोपी जो है ना एक छोटा काम होता है। हिस्ट्रोस्कोपी इज नेवर लाइक कि हम कहें कि 4 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे तक चलेगा। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंशन मीडियम इतनी देर तक यूज नहीं कर सकते। एक तो होती है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी और सिंपल पॉलीपेक्टमी एक्सेट्रा। ऑब्वियसली उसके अंदर तो वी डोंट यूज मच फ्लूइड। उसके अंदर तो आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 ट्रिप या 2 ट्रिप्स यूज हो जाएंगी। 2 लीटर तक यूज हो जाएगा। उसमें से आपका वैसे 1 लीटर तो वैसे ही निकल जाता है, या मे बी 1500 भी आउटफ्लो में आ जाता है। सो उसके अंदर हमें इतना वरी नहीं करने की जरूरत होती। लेकिन जो प्रोलॉन्ग प्रोसीजर होते हैं जिसमें बिगर फाइब्रॉइड है या मे बी द होल ऑफ द सेप्टम etc. उसमें from the very beginning we keep an eye on the inflow and the outflow and the fluid deficit. Or specifically when we know that we're using like maybe more than 5 liter or something, तो we become even more careful. तो वो हमें प्री ऑपरेटिवली भी पता होता है और हमारे एनेस्थेटिस्ट को भी पता होता है कि ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, फाइन। सो लेप्रोस्कोपी आप लोग करते हो, यू नो बेसिक्स ऑफ लेप्रोस्कोपी आप लोगों को पता है, डिस्टेंशन मीडिया एक्सेट्रा वो सारा कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट यूज, इट डज कॉज कंबस्शन बट अगेन इट इसमें विजन अच्छा होता है वो सारा। बट इसमें मुझे आप लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस आर ऑलवेज वेरी कंफ्यूजिंग। देखो जो इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस यूज होती हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल शुड नो इट। उसके अंदर यस वी हैव मोनोपोलर एंड बाइपोलर, बट अगेन वी हैव द हार्मोनिक, लिगाशोर एंड मेनी अदर डिवाइसेस व्हिच आर द एनसील एंड द थंडर बीट एक्सेट्रा। बट आपको मेन कॉन्सेप्ट मोनोपोलर, बाइपोलर और हार्मोनिक और लिगाशोर का होना चाहिए। क्विकली बता देती हूँ। मोनोपोलर बायपोलर का तो सर्किट प्लीज सारे देख के चले जाना। ओपन में जिस तरह होता है बिल्कुल इसी तरह लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मोनोपोलर बायपोलर का होता है। वी हैव द एल हुक। अगेन उसकी लैप सर्जरी में और बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं कि जो एल हुक होता है उसकी शेप इज लाइक एन एल, एंड बिकॉज यू नीड व्हेन जब आप उसको हाई कोर्स एनर्जी चाहिए होती है तो उसमें कटिंग क्वार्टरी एक साथ होती है, बट देन देयर इज एन एल, तो टिप पे जाके करंट सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, इस वजह से वहां से कटिंग सबसे बेहतर हो जाती है। एंड देन देयर इज अ ब्रॉडर बेस विच इज वो एक डिटेल बात है, वो एल शेप का होता है, उसकी कॉटरी होती है कहाँ से, बिकॉज उसमें कंपैरेटिवली कम करंट का आ रहा होता है। बायपोलर आप लोगों को पता है। हार्मोनिक और लिगाशोर आर वेरी वेरी इजी डिवाइसेस। हार्मोनिक इज एक्चुअली अगेन इट्स नॉट अ बायपोलर और अ मोनोपोलर डिवाइस, इट्स अ हार्मोनिक, इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस, राइट। हारमोनियम से निकला है हार्मोनिक, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है हारमोनियम, जो कि ऐसे से आगे पीछे करके चलता है। इसी यही प्रिंसिपल यूज हुआ हुआ है हार्मोनिक इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस में। इसके अंदर 2 जॉज होते हैं इसके, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से मूव करते हैं, एंड दे कॉज फ्रिक्शन एंड प्रोड्यूस एनर्जी, हीट एनर्जी, एंड कॉज दैट हीट एनर्जी कॉजेस क्वार्टरी और सीलिंग इफेक्ट एज वेल एज द कटिंग। I would not say exactly much sealing क्योंकि but more of a cutting, और साथ साथ स्मॉलर वेसल्स की ये सील भी कर देता है बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी। सो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट द करंट विच इज कॉजिंग प्रोड्यूसिंग द हीट एनर्जी, इट इज द मूवमेंट ऑफ द जॉज विच इज, वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, मेरा ख्याल है कोई
ये एग्जैक्ट फिगर बेशक देख लेना, 240 पता नहीं मिलियन हर्ट्ज समथिंग इसका यूनिट होता है, जिसकी हाई मतलब नेकेड आई से वो आपको वाइब्रेशन नजर नहीं आ रही होती। वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है जॉ, जिससे कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड देन इट कॉजेज द कटिंग एंड कोएगुलेशन इफेक्ट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर करंट तो आ रहा है, लेकिन करंट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल एनर्जी, जो कि इसकी मूवमेंट है जॉ की, और वो मैकेनिकल एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी which is then causing cutting and coagulation, right? So this is harmonic. हार्मोनिक के दो जॉज होते हैं, एक जॉ होता है एक्टिव, दूसरा इनएक्टिव होता है या इंसुलेटेड होता है, राइट? सो जो एक्टिव जॉ है वही मूव करके अपना सारा काम कर रहा होता है, राइट? सो दिस इज हार्मोनिक। जो जो लिगेशोर है, लिगेशोर इज अ बाइपोलर डिवाइस, ठीक है, वो बाइपोलर करंट यूज करता है, और लिगेशोर इज अगेन कटिंग एंड कोएगुलेटिंग और सीलर। इसके अंदर जो बाइपोलर एनर्जी की डिवाइस है वही बेसिकली यूज होती है, वही मैकेनिज्म है कि बाइपोलर करंट आता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी, जिसकी वजह से कट कोएगुलेशन होती है। लेकिन इसके अंदर जो कटिंग है वो ब्लेड करता है, राइट? सो जो व्हेन यू प्रेस बटन ऑफ द लिगेशोर, इट प्रोड्यूसेस द हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ द बाइपोलर करंट व्हिच इज कमिंग टू द जॉस, और वो हीट एनर्जी सील कर देता है। देन देयर इज अनदर बटन जो आप पुल करते हो या जोर से, तो फिर अंदर से एक छोटा सा ब्लेड निकलता है एंड दैट ब्लेड देन कॉजेस द कटिंग। इन दोनों में और क्या फर्क है, हार्मोनिक और लिगेशोर में? हार्मोनिक इज अ डिवाइस जो कि चलती ही जाएगी, इट्स नॉट ऑटोमेटिक, ये वो कंप्लीटली मैनुअल है। मतलब इट विल कीप ऑन कॉजिंग कटिंग एंड बर्निंग इनसाइड द बॉडी इफ यू डोंट स्टॉप इट बाय योरसेल्फ। इट्स अ वेरी फास्ट इंस्ट्रूमेंट, तेज है सर्जरी के लिए, इट्स अ फास्ट इंस्ट्रूमेंट। वो कट और कोएगुलेट करता जाएगा, खुद नहीं बंद होगा। जो लिगेशोर है, इट हैज अ टेंडेंसी टू पिक अप दैट थ्रेशोल्ड पॉइंट व्हेन द सीलिंग ऑफ वेसल्स अकर, यानी जब आपने बाइपोलर करंट उसमें से पास गुजार किया और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और जब उसने देखा कि ब्लड वेसल सील हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बेशक आप डिस्पाइट इफ यू कीप ऑन pressing the button or you keep on trying to make it continue coagulating inside, it will stop by itself once it gets to know that the thing once you get to know that the blood vessels are sealed, okay? यानी कि लिगेशोर खुद ब खुद बंद हो जाएगा उस पॉइंट पे आके जब ये पिक कर लेगा कि आपका ब्लड वेसल सील हो गई है। सो वंस द लिगेशोर गेट स्टॉप्ड, देन यू पुश द बटन व्हिच brings out a little blade and cuts the tissue, right? So इस तरीके से फिर ब्लीडिंग नहीं होती। So ये इन दोनों में फर्क है। So in other words, for beginners, yes, लिगेशोर is a better device because ये खुद ब खुद ही बंद हो जाता है जब इसे पता चलता है कि ब्लड वेसल बंद हो गई। इन डिवाइसेस में और क्या फर्क है? एक फर्क मैंने आपको मेन मैकेनिज्म का बताया, विच इज द बाइपोलर एंड द मैकेनिकल एंड द मोनो बाइपोलर एंड मैकेनिकल डिवाइस। दूसरा फर्क मैंने आपको बताया कि लिगेशोर हैज अ tendency to pick up that threshold point when the blood vessels get sealed so that it gets stopped by itself. Harmonic doesn't. तीसरा फर्क इसमें ब्लड वेसल को सील करने का है, यानी कि कितने डायमीटर की ब्लड वेसल को ये पकड़ लेगा। ये सारी नॉलेज होना बहुत जरूरी है when you are performing the laparoscopic surgery so that you should know when to use which instrument, right? So if you should know that the biggest blood vessel is actually sealed by the ligature. डिफरेंट थ्योरी मटेरियल्स में या डिफरेंट किताबों में लैब सर्जरी के डिफरेंट डायमीटर लिखा हुआ है फॉर द ब्लड वेसल्स जो ये बंद करता है। लिगेशोर कहीं पर लिखा हुआ है 10 मिलीमीटर्स, कहीं पर लिखा हुआ है 12 मिलीमीटर्स। फ्रैंकली इफ यू रिमेंबर 12 मिलीमीटर्स डायमीटर ब्लड वेसल, तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि बड़ी ब्लड वेसल्स को बहुत अच्छा पकड़ लेते हैं। अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो 15 मिलीमीटर्स पे भी मान जाऊंगी। सो आई थिंक इट इज good to be used on 12 millimeters, 15 millimeters blood vessels, diameter blood vessels। जो हार्मोनिक है वो comparatively smaller diameter वाली blood vessels को पकड़ता है, which is the 8 millimeters blood vessels, right? और जो bipolar है जो वो small oozing वाली blood vessels को, which is less than 5 millimeters blood vessels, उसको बंद करता है। ये फर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट व्हेन यू आर डूइंग हिस्टेक्टमी एंड यू हैव टू catch the uterine artery, you know uterine artery is a bigger diameter blood vessel, and if you try to do it with a harmonic, तो वो इनकम्प्लीटली पकड़ी जाएगी, कट भी होती जाएगी और वहां से आपके ब्लड के फाउंटेन्स खुल जाएंगे, राइट?
So बड़ी blood vessel like uterine is best held with the ligation, और जो स्मॉलर, अब लेकिन राउंड लिगामेंट का पेडिकल की ब्लड वेसल्स या फिर ओबेरियन लिगामेंट की ब्लड वेसल की पेडिकल्स वो पकड़े जा सकते हैं विद हार्मोनिक. सो इफ यू थिंक कि आप बाइपोलर से राउंड लिगामेंट को पकड़ के आप कर दो तो वो इट्स नॉट इजी, वो फिर आपको बहुत ज्यादा बर्न करना पड़ता है, उसके बाद आप उसे कट कर सकते हो विद बाइपोलर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट डायमीटर्स की ब्लड वेसल्स वाली नॉलेज भी होना क्यों जरूरी है, ताकि वो हो जाए. जी, चैट पे वो उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं. 5 millimeters and below को bipolar. Bipolar is used actually to seal the blood vessels, ना oozing को, ब्लड की oozing को खत्म करता है. बट वो oozing होती है, वो छोटी ब्लड वेसल्स की oozing होती है. जो बड़ी डायमीटर्स की ब्लड वेसल्स होती हैं लाइक यूट्राइन, वो लिगेशोर से, बट जो ब्राउन लिगामेंट वगैरह के हैं वो फिर आपस से. जी, और किसी ने कोई क्वेश्चन? तो आई थिंक दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ द कॉम्प्लिकेशंस, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टॉग आर्टिकल एक बहुत ही अच्छा है इससे रिलेटेड, जिसमें इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस जो लैब सर्जरी की हैं वो सारी उसमें बहुत मजेदार तरीके से दी हुई हैं. उसके अंदर डिफरेंट उन्होंने बात की है कि डायरेक्ट ट्रॉमा क्या होता है, डायरेक्ट कपलिंग क्या होती है, फिर इंसुलेशन फेलियर क्या होता है, फिर डिफरेंट जोन्स होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के कि वो किस किस लेवल पर जाकर क्या ट्रॉमा कर सकता है, और कैपेसिटेंस कपलिंग क्या होती है, वो सारा कुछ वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ. कॉम्प्लिकेशंस, उससे पहले कोई क्वेश्चन है तो करिए. एनीथिंग हिस्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड या अभी तक लैप्रोस्कोपी से रिलेटेड? हाँ जी सोमिया. अस्सलाम वालेकुम मैडम. मैडम जो हम वालेकुम सलाम. पावर्स पॉइंट यूज करते हैं अगर पेशेंट को कोई एडिशंस हम सस्पेक्ट करें या कुछ भी, तो उसमें 5 हम्म, मिलीमीटर वाला पोर्ट हम 90 डिग्री के एंगल पे यूज ये मैं करेंगे. आपको बात क्लियर करती हूँ. ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये तो होगी ही बात. मतलब मैं तो आपको अभी आगे की बातें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे लेक्चर, आई थिंक एक दो लेक्चर्स तो हैं एटलीस्ट, अबाउट द एंट्री इनटू द मैडम एब्डोमेन और वो सारा कुछ. लेकिन मैं फिर भी क्विकली रिपीट करती हूँ क्योंकि इस पे तो बात तो इसी से ही शुरू होनी है जो सोमिया ने कही है बात. आपको पामर पॉइंट का ऑफ कोर्स पता होना चाहिए. किन पेशेंट्स में लो रिस्क हाई रिस्क में, वो मैं एंड पे इसलिए कवर करूंगी ताकि वो एक समरी हो जाएगी आप लोगों के लिए. लेकिन मैं आपको सोमिया की बात का जवाब. पामर पॉइंट इज, देखो दो पॉइंट्स हैं प्राइमरी पोर्ट एंट्री के, एक है अम्बिलिकल पॉइंट और एक पामर पॉइंट. पामर पॉइंट है क्या, विच इज 3 सेंटीमीटर बिलो द कॉस्टल मार्जिन मिड क्लेविकुलर लाइन ऑन द लेफ्ट साइड, एंड इट इज रेफर्ड एज द सेफेस्ट पॉइंट ऑन द बॉडी, जिसमें वी डोंट फाइंड एनी एडिशन. सो दैट इज वाई. ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट. सॉरी, अगर किसी ने बात करनी है प्लीज वो करो अपने आप को ना अनम्यूट करके कर लो, हैव टू म्यूट. ठीक है, सो अगर इट इज द सेफेस्ट पॉइंट क्योंकि इसमें रीजन नहीं होती. क्यों सेफेस्ट पॉइंट है? क्योंकि लेफ्ट साइड में पामर के नीचे स्टमक है. राइट, स्टमक हमारे अंदर टेंडेंसी होती है, स्टमक ऑल द टाइम्स कीप ऑन एक्सपैंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग. व्हेन वी ईट इट एक्सपैंड्स, व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी वो श्रिंक कर जाता है, फिर एक्सपैंड करता है, श्रिंक कर जाता है. इस वजह से यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड पे पामर पॉइंट पे वो एडिशंस ही नहीं बनने देता. राइट, और अगेन अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई इंजरी होनी भी है पामर में एंट्री करते हुए, तो आप स्टमक को अगर पियर्स भी करके चले जाओगे वॉल को, तो वो स्टमक की वॉल इज सपोज टू बी द सेफेस्ट वॉल टू गेट इनटू. अल्लाह ना करे करें, लेकिन अगर हो भी जाए तो वो आप नीडल निकाल लो तो वो खुद ब खुद हील हो जाती है. हालांकि अगर अल्लाह ना करे गट में या कहीं और जाओ तो वो फिर ज्यादा बड़ा ट्रॉमा होता है. तो स्टमक इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द सर्जरी ऑल्सो, और पामर के नीचे तो वैसे ही डिजन्स नहीं होती. सो आपने जब पामर में एंट्री करनी है, आइदर यू आर एंटरिंग थ्रू द नीडल और द पोर्ट, यू गो एग्जैक्टली एट 90 डिग्रीज. आप 90 डिग्रीज पे जाते हो, यू डोंट नीड टू पुल अप द स्किन. आप स्किन उठाकर नहीं करते, यू जस्ट पुट इट एट 90 डिग्रीज एंड गेट इनटू द पामस पॉइंट. जब आप अम्बलाइकस में करते हो, अम्बलाइकस के लेवल पे आप किताबों में या गाइडलाइन वगैरह में पढ़ते होगे कि यू गो एट 45 डिग्रीज टू द बेस. राइट, 45 डिग्रीज पे इसलिए पेशेंट होता है हमारा डोर्सल में, यानी कि फ्लैट. राइट, मैम लाइन में तो पेशेंट बिल्कुल बॉडी फ्लैट होती है. इसकी लिथोटमी पे ये आवाज नहीं आ रही. हाँ जी, आप बताएं.
अब हाँ जी, सॉरी अब कनेक्शन ठीक हो गया कोई। अच्छा चलो मैं फिर बताती हूँ। तो अम्लाइकस पे आप 45 डिग्रीज पे इसलिए जाते हो क्योंकि 45 डिग्रीज पे नीचे होती है एओर्टा। अम्लाइकस में डायरेक्ट नीचे एओर्टा होती है, और अगर आप एओर्टा को हिट कर दोगे तो क्या जाओगे? तो 90 डिग्रीज पे तो नहीं जाएंगे। अम्लाइकस इज वन पॉइंट, इट इज दैट लेवल वेयर बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा occurs. Immediately below the umbilicus, bifurcation of aorta occurs, so that is why we don't go at 90 degrees with the base, right? So we go at 45 degrees, क्योंकि 45 डिग्रीज पे उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां पे पेल्विस में हमारा जो सेक्रम है, सेक्रम हेलो जिसे कहते हैं, कॉन्केविटी ऑफ सेक्रम जहां बनी होती है, हम उस डायरेक्शन में जाते हैं क्योंकि वहां पे स्पेस बॉडी में ज्यादा होती है। अब आपने किताबों में या गाइडलाइंस वगैरह में पढ़ा होगा कि वी गो 90 डिग्रीज टू द स्किन एट अम्बिलिकस ऑल्सो। व्हाट डज दैट मीन? सो उसका मतलब ये होता है कि अम्बिलिकस पे हमने हमेशा पेशेंट की स्किन को उठाना होता है, ठीक है? पेशेंट की स्किन को हम एलिवेट करते हैं और दूसरे हाथ से हम प्रोकार को अंदर डालते हैं। सो वी आर गोइंग एट 90 डिग्रीज टू द स्किन बट एट 45 डिग्रीज टू द बेस। स्किन हमने उठाई होती है तो इट इज मेकिंग अ 90 डिग्रीज एंगल विद द स्किन, बट विद द बेस विच इज द बेस ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट, वी आर गोइंग एट 45 डिग्रीज। आई होप ये बात समझ आ गई है। जी सोमिया, आपने क्वेश्चन किया था, जी जी मैडम, वो समझ आ गई। समझ आ गई ना? सो और ये जो हम एंगल वाली लिफ्ट बात है। अम्लाइकस पे जो हम लिफ्ट कर रहे हैं तो उससे हमारा जो टोकार होगा 40, वो 90 पे होगा, लेकिन जो वो है जी, उससे हमारा 45 होगा क्योंकि वो होल ऑफ द सेक्रम की तरफ। जबरदस्त, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है, ग्रेट। सो ये आपकी एंट्री का होगा। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? फिर हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस पे क्विकली बात कर लेंगे। मैम वेरियस नीडल का भी यही है कि उसमें स्किन लिफ्ट करते हैं, उसमें 90 डिग्री पे ही जाना है और हाँ, स्किन लिफ्ट अम्लाइकस में आपने हर दफा स्किन को लिफ्ट करना है, करना। ओके थैंक यू। पामर पे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करना। ओके मैम, एक और चीज ये कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रोसर्जिकल और इलेक्ट्रोकॉटरी सेम थिंग है या ये भी वो डिफरेंट? सेम है। अच्छा, इलेक्ट्रोसर्जिकल इलेक्ट्रोकॉटरी इज द सेम थिंग। थैंक यू। वेलकम। ठीक है, और कुछ? सो मैम कॉम्प्लिकेशंस पामर ऑफ पे अगर कोर्स हम लिफ्ट नहीं कर रहे तो डैमेज की रिस्क नहीं है? और नहीं एंट्री है ना। पामर में आपने लिफ्ट नहीं करना। पामर, एक चीज मैंने आपको बताया, देखो पामर, बात ये है कि जिस साइड से आप एंटर हो रहे हो उसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है ना? पामर के नीचे है स्टमक, ठीक है? डज नॉट रियली मीन कि यू हैव टू गो एंड हिट एट द स्टमक वॉल, बट एक चीज तो ये कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी एडिशंस एट पामर पॉइंट्स, बिकॉज मैंने आपको बता दिया क्यों, ठीक है? दूसरा, अगर अल्लाह ना करे, अगर अगर आप नीचे तक जाके करोगे भी तो वो स्टमक की वॉल होगी, तो वो भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। बट पामर पे इफ यू लिफ्ट द स्किन, which is highly not recommended anywhere in the world or any guideline or any theoretical book of laparoscopic surgery, definitely you are not going to lift। हाँ, अगर आपने किसी को देखा है करते हुए तो सॉरी, लेकिन थियोरेटिकली रिकमेंडेशन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। देर इज नो बेनिफिट इन लिफ्टिंग द स्किन एट द पामर्स पॉइंट। एक तो वहां पे इतनी लैक्स पे स्किन होती नहीं है कि आपसे उठाई जाए। दूसरा, सिर्फ स्किन उठाने का फायदा नहीं है ना जब बाकी की वॉल ही नहीं उठाई जा रही। आपने सिर्फ स्किन तो नहीं पियर्स करनी है, आपने तो पूरी वॉल की 3 लेयर्स लिफ्ट करनी है। अम्लाइकस के ऊपर एक बात और भी होती है कि अम्लाइकस इज वन पॉइंट इन द बॉडी जहां पूरी बॉडी की लेयर्स आकर मिल जाती है और एक लेयर बना देती है। हमें पता है अम्लाइकस वो पॉइंट है जहां पे स्किन, रेक्टस शीथ, पेरिटोनियम और मसल हर चीज आकर ऐसे मिल जाती है। सो यू एक्चुअली फाइंड ओनली 2 क्लिक्स। एक स्किन का क्लिक होता है और एक उस शीथ का क्लिक होता है जिसमें से आप गुजरते हो। पामर के ऊपर यू फाइंड 3 डिफरेंट क्लिक्स। यू फाइंड स्किन का क्लिक, यू फाइंड रेक्टस शीथ एंड देन द पेरिटोनियम का क्लिक, राइट? तो पामर इज वन पॉइंट जिसमें आपने 3 लेयर से गुजरना है। अम्लाइकस इज वन पॉइंट ऑफ द बॉडी जहां पे सारी लेयर्स आकर मिलती हैं, ठीक है? लैब सर्जरी में प्लीज एक बात याद रखो, लैब सर्जरी में हम गायनी की नॉलेज भी यूज करते हैं, बट उससे कहीं ज्यादा आपकी एनाटॉमी की नॉलेज ठीक होनी चाहिए। जी सोमिया? मैडम, तो जो हम पामर पॉइंट से जा रहे हैं क्योंकि वहां पे एक थिन भी है और आपकी हम लाइकस पे सारी लेयर्स आके मिल जाती हैं, तो हम वहां पे 10 मिलीमीटर का यूज करते हैं इसीलिए, और वहां पे फिर हम 5 मिलीमीटर का यूज करेंगे टोकार पामर्स दिस पे। इज नॉट दोनों पे नेसेसरी, इट्स ओनली इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिपेंडेंट कि आपका अपना सर्जन की प्रायोरिटी है कि वो कहाँ क्या यूज कर रहे हैं। यस, लैटरल पोर्ट्स में यू शुड नॉट यूज द बिगर पोर्ट्स,
यानी कि अम्बिलिकस इज द मिडिल पोर्ट, राइट। अम्बिलिकल या सुप्रा अम्बिलिकल जो होता है, जिसका नाम मेरा ख्याल है ली हंटिंग्स इंसिजन है, वो भी देख लेना। वो क्या है? मैडम यहाँ एल से याद आता है वो बीपी ऐसे जिफिस ही है नाम, स्टर्नम और ली अम्बिलिकस। हंटिंग्स कुछ ऐसे करके। जिफिस जी, स्टर्नम और अम्बिलिकस। एग्जैक्टली। It's in between the sternum and cephisternum and the umbilicus. That is, I think, Lee Huntington's. Yes, Lee Hong incision point. तो वो वाला पॉइंट या फिर अम्बिलिकल, ये है मिड लाइन पॉइंट्स। बाकी सारे पोर्ट्स हमारे लैटरल हैं। अगर तो जो लैटरल पोर्ट है, इट शुड नॉट बी, इट्स मोर देन 7 मिलीमीटर प्रेफरेबली, क्योंकि अगर 7 मिलीमीटर से बड़ा पोर्ट है, जैसे कि आप किसी ने कहा 10 मिलीमीटर का अगर लैटरल होगा, तो उसमें हर्निया, साइट ऑफ हर्निया का चांस बढ़ जाएगा। मिडलाइन पोर्ट शुड नॉट बी प्रेफरेबली मोर देन 12 मिलीमीटर। तो अगर आपने 10 मिलीमीटर पोर्ट डालना है, वो प्रेफरेबली मिडलाइन होता है, क्योंकि मिडलाइन में 10 मिलीमीटर तक हर्निया नहीं बनता। 12 मिलीमीटर एंड अबव पे हर्निया बनने का चांस है। उसकी प्रिवेंशन के लिए फिर आप रेक्टस शीट को अलग से स्टिच करते हो क्लोज करते वक्त। हाउएवर 10 मिलीमीटर इन द मिड लाइन प्रेफरेबली इसलिए होता है क्योंकि वो फिर हर्निया नहीं बनता। लैटरल पोर्ट्स में यू पुट इन द 5 मिलीमीटर पोर्ट्स प्रेफरेबली, नॉट द 10 मिलीमीटर पोर्ट। अगर डालना पड़ जाए जैसे मॉर्सुलेशन के लिए या किसी और वजह से, तो फिर आप रेक्टस शीट को अलग से स्टिच करते हो। ठीक है, थैंक यू मैडम। ठीक है, वेलकम। सो मैम ठीक। जी। मैम फिर अगर जो है ओवेरियन सिस्ट है वो हार्ड कंसिस्टेंसी है और हम सिंपल तो निकाल लेते हैं अम्बिलिकल पोर्ट से, वो आहिस्ता आहिस्ता से मतलब करके, लेकिन अगर हार्ड कंसिस्टेंसी वाला है तो उसको कैसे निकालेंगे अम्बिलिकल पोर्ट से? वो तो 12 मिलीमीटर का है और हम तो 7 सेंटीमीटर या बस 10 निकल आता है। सेंटीमीटर ऑपरेट लैब करते हैं। सर्जरी इज अ मैजिक। उसमें आप उसको छोड़ो, बड़े बड़ी चीजें भी निकल आती हैं। देखो, दो तीन चीजें हैं। अगर सिमिलरली फॉरगेट अबाउट द ओवेरियन सिस्ट, टॉक अबाउट फाइब्रॉइड, इवन हार्डर देन द ओवेरियन सिस्ट। तो जी मैम। यू हैव अ चॉइस ऑफ कल्पोटमी एज वेल। नीचे से आप कल्पोटमी करके, बड़े बहुत सेफ चीज है, ठीक है। कल्पोटमी करके निकाल लो। इफ इट इज नॉन मेलिग्नेंट, तो आप उसकी मॉर्सुलेशन कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव अ मॉर्सुलेटर इन द हॉस्पिटल, आप उसका एक बैग के अंदर डाल के अम्बिलिकस से पीसमील करके निकाल सकते हो। सो लेप्रोस्कोपी इज अ मैजिक। हर चीज निकल आती है, चाहे वो 10 मिलीमीटर का पोर्ट हो, राइट। सो देर आर मेनी जी वेज। मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। अच्छा, सो अब जल्दी से हम वो भी कॉम्प्लिकेशंस भी देख लें। इलेक्ट्रोसर्जरी की बड़ा डर रहे होते हैं लोग, लेकिन अगर स्टेशन आता है तो इलेक्ट्रोसर्जरी की बात करना लैप सर्जरी में इज इनकम्प्लीट विदाउट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में थोड़ी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं देन ओपन सर्जरी इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस की। उसमें ऑफ कोर्स आपको थोड़ा इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस, मैं आपको भी बताती हूँ। डॉक्टर रूबा ने क्वेश्चन किया कि व्हाई पामर पॉइंट इज मोर प्रेफर्ड। इसके बाद एंड पे क्वेश्चंस ले लूंगी, उसमें बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, सो इसके अंदर जब इलेक्ट्रोसर्जिकल की कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आपको भी बताया अबाउट द बायपोलर, मोनोपोलर, व्हाट इज हार्मोनिक एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट एंड व्हाट इज लिगेचर, कौन सा कहाँ यूज हो रहा है, राइट। उसके अलावा आपको थोड़ी सी टर्म्स यूज होती हैं विच इज कॉल्ड द डायरेक्ट कपलिंग, एंड देन इट इज देयर इज क्या, उससे मैंने भी बताया था, वो कैपेसिटेंस कपलिंग है, इंसुलेशन फेलियर है। तो वो एक तो जाहिरी बात है, वी नो कि डायरेक्ट ट्रॉमा है, ठीक है। अगर आप मोनोपोलर डिवाइस, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लोज्ड कैविटी में काम करते हो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग मोनोपोलर डिवाइस, तो जब आपने मोनोपोलर डिवाइस यूज की है, तो इट इज वेरी वेरी हॉट इनसाइड। जब आप ओपन सर्जरी में काम कर रहे होते हो, तो बिकॉज इट्स एन ओपन एयर, वो डिवाइस जल्दी ठंडी हो जाती है। और बिकॉज देयर इज अ बिगर रूम, पूरी ओपन सर्जरी हो रही है, आपने यूज किया और आपने स्पंज के ऊपर रख दिया या स्टाफ को पकड़ा दिया या साइड पे कर दिया, तो वो ठंडा हो गया। Laparoscopic surgery में the instrument is inside the abdominal cavity and it's a closed cavity. It is very very hot and it doesn't get cold with that quickly. और because एक रूम है, बंद कमरा है बॉडी का अंदर, जिसके अंदर आपने वो इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस डाली हुई है जो कि बर्निंग हॉट है। और अगर आपने उसको बिला वजह ही अंदर रखा है, यानी कि आपने अपनी कॉटरी करके फिर आप दूसरे हाथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कुछ और पकड़े हो एंड यू आर जस्ट होल्डिंग द इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस इनसाइड एंड नॉट यूजिंग इट, और खुदा ना खास्ता वो कहीं
पे भी और टच हो जाती है तो डेफिनेटली इट विल कॉज बर्न देयर। तो ये एक थोड़ी सी इट्स अ कॉमन मिस्टेक ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आपने कॉटरी किया तो इट्स बेटर कि आप फौरन उसे बाहर निकालो। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो इधर उधर कहीं और टच ना हो जाए। सो डायरेक्ट ट्रॉमा ना वो कर ले, या कहीं गलती से ओवरशूट ना हो जाए। ओवरशूट का मतलब ये होता है कि आप मोनोपोलर से कट कर रहे हो या कोई डिवाइस यूज कर रहे हो और फिर वो ठक आपका हाथ एकदम से ओवरशूट कर जाए, यानी कि आपको आपकी जो थिकनेस है टिश्यू की, जितनी आपने सोची थी उतनी थी नहीं, और वो जोर से ठक करके निकल जाए तो वो ओवरशूट होकर दूसरी तरफ हिट कर जाए आपका इंस्ट्रूमेंट, तो डेफिनेटली इट विल कॉज बर्न अगेन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक होती है डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग का ये मतलब होता है कि वी हैव अ कैमरा, ठीक है, देन वी हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 और पोर्ट डाले हुए हैं सर्जरी के लिए, क्या एक तीसरा पोर्ट भी है हमारे असिस्टेंट का। अब हुआ ये कि अब असिस्टेंट ने पोर्ट डाला हुआ है और उसका जो एंड वाला इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है विच इज स्टील, जो कि कंडक्टर है एक्चुअली। बाकी तो सारा इंसुलेटेड होता है इंस्ट्रूमेंट। आई होप वी ऑल नो अबाउट द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसके अंदर इंसुलेटेड होती है, एंड देन देयर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक आई जी, ये देखो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी निकल आया है, मैं आपको और करीब करके दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, सो ये जो पूरा पार्ट है इसका, ये वाला इंसुलेटेड है ब्लैक पार्ट, और ये ऑफ कोर्स इसका कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो व्हेन यू आर डूइंग अ सर्जरी, सर्जन इज होल्डिंग फॉर एग्जांपल मोनोपोलर और बाइपोलर, और वो टिश्यू के ऊपर जाकर उसने रखा हुआ है, और फॉर एग्जांपल असिस्टेंट साथ में कर रहा है, और अब ये जो मेरी फिंगर है ये इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है विच इज एक्चुअली मैरीलैंड, इसका नाम मैरीलैंड है, और दिस मैरीलैंड इज टचिंग दैट इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस एज वेल। सो होगा ये कि जो मेरी इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस है उसका करंट तो जा ही रहा है, बिकॉज दिस मैरीलैंड की टिप इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अब ये मैरीलैंड जहां भी टच हो रहा है, इसका जो स्टील का पार्ट है वहां तक करंट जा रहा है, और ऑफ कोर्स इट विल कॉज ट्रॉमा। सो इट इज डायरेक्ट कपलिंग, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस को डायरेक्ट जाकर लग रहा है और वो आगे से ट्रॉमा कर रहा है सर्जन की नॉलेज के बगैर, कि उसे पता नहीं है कि वो कहाँ कहाँ जाकर लग रहा है, और वो दिस इज डायरेक्ट कपलिंग, राइट। सो देर इज इंसुलेशन फेलियर। इंसुलेशन फेलियर इज वेरी इजी। अब ये जो पूरी शीट है, ये देखें, ये तो हमारा पार्ट वो है जो कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये जो पूरा शीट है इट इज एन इंसुलेटेड शीट, ये पूरी की पूरी इस इंस्ट्रूमेंट की इंसुलेटेड शीट है। अब अगर ये जो इंसुलेटेड शीट है इसमें कहीं भी सुराख होगा, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल का ही सुराख क्यों ना हो, बहुत छोटा सुराख, ये इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा बॉडी के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा बॉडी के अंदर है, और ये इसके पीछे एक एक आपको ठहरो मैं आपको दिखाऊं, एक स्टिक सी नजर आ रही है। अगर इसके साथ आप मोनोपोलर की डिवाइस अटैच कर दो तो ये पूरा एक कंडक्टर इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, मोनोपोलर कंडक्ट करेगा। सो ये आपकी इंसुलेटेड शीट है एंड यू आर यूजिंग इट एज मोनोपोलर। नाउ करंट इज एक्चुअली ट्रैवलिंग थ्रू दिस होल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर स्टील वाला पार्ट है, इसके बाहर ये इंसुलेटेड शीट है। द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड टिल द टिप, और उसमें फिर क्या होगा कि अगर बीच में इंसुलेशन फेलियर होगा तो हमारी कंसंट्रेशन तो है यहाँ तक जहां पे इसके जॉस काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंसुलेशन फेलियर है, इसके साथ ही कहीं गट पड़ी हुई है जो कि हमारे कैमरे के विजन में भी नहीं आ रही। तो जब करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर इंसुलेशन फेलियर है तो वो उस गट को भी साथ साथ बर्न कर रहा होगा, बिकॉज इंसुलेशन फेलियर है, और सर्जन तो टिप पे सिर्फ काम कर रहा है लेकिन उसके विजन में नहीं था कि कहीं पे। सो आपने जब भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है तो आप एक नजर वैसे ही डाल लेते हो कि इसका कहीं इंसुलेशन फेलियर या कुछ ऐसा तो नहीं है, एंड देन यू यूज इट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक होता है कैपेसिटेंस कपलिंग। किसको पता है कैपेसिटेंस कपलिंग का? मैडम जो इंसुलेशन होती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो मतलब उसका करंट जो बाहर से आ रहा है वो इतना ज्यादा हो जाए कि वो इंसुलेशन जो है वो ऊपर से बर्दाश्त ही ना कर पाए, तो उसकी वजह से जो वो वेरी बर्न गुड, होता है। एक्सेलेंट, ये गुड। सो मिया ने पढ़ा है वो वाला टॉक आर्टिकल। सो दिस कैपेसिटेंस कपलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता क्या है
अब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट है फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग इट एज एन इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस, द करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर इनटू द इंस्ट्रूमेंट, राइट। अब इसके ऊपर पूरी इंसुलेटेड शीट लगी हुई है, लेकिन करंट इतना नॉन स्टॉप अंदर जा रहा है, इतना हाई इंटेंसिटी से आप भेजते जा रहे हो कि ये जो इंसुलेटेड शीट है ये भी तो क्लोज्ड है, और इसके अंदर जो एक स्टील की स्टिक जा रही है जिसमें से, जो कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इतना करंट अंदर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है कि ये इंसुलेटेड शीट जो है इसकी भी बस हो गई, राइट। वो इतना कॉन्सेंट्रेट हो गया कि वो इस इंसुलेटेड शीट को भी क्रॉस कर गया, यानी उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड चला गया, राइट। जब वो उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड चला गया तो वो इर्द गिर्द यानी कि जब आप अनलिमिटेड नॉन स्टॉप ही करंट दिए जा रहे हो तो वो फिर उसको डैमेज करते हैं, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यूज को, ठीक है। सो बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम द ओपन सर्जरी, ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और होता है मोनोपोलर में, देखो जब हम ओपन सर्जरी करते हैं उसके अंदर हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि पेशेंट को मोनोपोलर इलेक्ट्रोड लगना है, इस वजह से उसकी बॉडी पे कोई और स्टील की चीज टच ना हो, शी शुड नॉट बी वेयरिंग एनी इयररिंग्स, कोई टॉप्स, या जब वो ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे लेटी होती है तो देयर इज अ पर्सन जिसका काम ही होता है कि पहले वो पूरा चेक कर ले कि पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट किसी टेबल के स्टील या आयरन की किसी चीज से टच तो नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या होती है, कौन बताएगा? मुझे पता है, सोमिया को पता है, कोई और भी बताए? ये तो ओपन सर्जरी का सवाल है। मोनोपोलर डिवाइस में व्हाई वी आर केयरफुल कि कहीं और स्टील ना टच हो रहा। जी मैम क्योंकि क्योंकि वो करंट जरा में सोमिया पास सारा हो कोई रहा है और बताए जी डॉक्टर। मैम, करंट पेशेंट की बॉडी में से पास हो रहा होता है ना मोनोपोलर में, तो इस तो वजह से अगर उसको करंट लग सकता है अगर स्टील के टच में है वो तो। हाँ, हम सबने देखा है जिंदगी में, अगर हम पिछला याद करें, लोगों को याद होगा लेकिन जिसको नहीं भी याद वो याद करे, हमने है ऐसा मैम। पेशेंट देखा है जो टांके निकलवाने आई और उसने कहा कि पता नहीं मेरी थाई पे इतना बड़ा बर्न कैसे हो गया, या मेरी फलानी किसी और बॉडी पार्ट पे इतना डीप बर्न कैसे हो गया। वी ऑल हैव मेट सच पेशेंट, हमने जिंदगी में देखा है ऐसा मरीज। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि जब मोनोपोलर डिवाइस का इलेक्ट्रोड हमने थाई के ऊपर लगाया हुआ है और करंट पूरी बॉडी में से गुजर रहा है, और खुदा ना खास्ता किसी भी और बॉडी पार्ट के साथ स्टील टच होती है, तो करंट को तो नहीं पता कि उसने कहाँ से कहाँ तक ही जाना है, वो तो उसे हायर कंडक्टर मिलता है और ज्यादा कंसंट्रेट कर देता है जाके वो उस जगह पर, और फिर वो अनएक्सपेक्टेड जगह पर जाके वो बर्न कर देता है, क्योंकि सारी करंट की इंटेंसिटी उससे एक जगह पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, राइट। सो इस वजह से, इसी तरह जब आप मोनोपोलर डिवाइस यूज करते हो इन इलेक्ट्रो सर्जरी, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और यू नो कि कहीं और जाकर ना वो अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ढूंढ ले और वहां पर जाके डिस्टेंट अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमा ही ना कर ले। सो वो फ्रैंकली अगर मेरे से पूछे, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मोनोपोलर डिवाइसेस अच्छी नहीं समझी जाती दुनिया भर में, तो काफी जगहों पे तो एक्चुअली ऑब्सोलीट ही हुई है, क्योंकि लैप सर्जरी के अंदर मोनोपोलर खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा ट्रॉमा भी कर लेते हैं अनएक्सपेक्टेडली, जिस तरह मैंने कहा कि बॉडी के किसी और पार्ट में जाके हाई इंटेंसिटी करंट एरिया ढूंढ के कर लें, तो जब हमारा यूरेटर में से यूरिन भी जा रहा होता है और आप पीछे वॉल्ट के पास कहीं जाके अगर मोनोपोलर पे कॉटरी करो, तो ये भी थोड़ा सा डर होता है कि वहां से कहीं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर उधर, यू नो, आई हैव सीन, आई डोंट नो, आई हैव हर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ इंजरीज एज वेल, कि वो यूरेटर में बिकॉज ऑफ द मोनोपोलर भी हो गया। सो दुनिया भर में ऑब्सोलीट हो गई और वो नहीं यूज हो रही, बट अगेन इट इज चीपर एंड आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी क्विक डिवाइसेस। सो हम अभी भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं पाकिस्तान में, which are very very good devices as well. So you just need to be over careful. You should have a very good knowledge of all the theory behind the electrosurgical devices. तो ये सारा कुछ होगा तो you will be safe at least, maybe not 100%, but ज्यादा सेफ रह सकते हो जी। टॉक आर्टिकल मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अब आई थिंक वी कैन टेक क्वेश्चंस जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी आयशा। मैडम मुझे बताते हैं कि हम कितने फाइब्रॉइड कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी से और कितने सेंटीमीटर तक? देखो, देर इज नो रिकमेंडेड मेजरमेंट गिवन एनीवेयर इन एनी बुक और गाइडलाइन
कि जी 5 सेंटीमीटर, यू कैन टेक आउट एज बिग एज 30 सेंटीमीटर्स और इवन मोर, इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स, नंबर वन। नंबर टू, इस ना सिर्फ निकालना बल्कि ये भी स्किल कि आप मॉड्यूलेशन कर सकते हो या उसे बाहर कैसे निकालना है, और वो नॉन मेलिग्नेंट है। नंबर थ्री ये कि फाइब्रॉइड, देखो रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड क्या है, रिकरेंस ये है कि अगर आप, जो रिकमेंडेड है कि अगर आप लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हो तो इट्स नियरली 25 to 30% रिकरेंस, अगर आप ओपन सर्जरी से कर रहे हो तो देर इज नियरली लेस देन 10% रिकरेंस। वाई? क्योंकि ओपन सर्जरी में आप फील भी कर लेते हो और आप कोई फाइब्रॉइड रहने नहीं देते। लैप सर्जरी में एक डिसएडवांटेज मायोमेक्टोमी में ये हो जाता है कि यू कैन नॉट फील द स्मॉलर फाइब्रॉइड विच आर नॉट एक्चुअली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। हो सकता है कोई इंट्राम्यूरल 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड हो जो बाहर से आपको ना नजर आ रहा हो, बाहर से आपको स्मूथ एरिया नजर आ रहा हो और वो रह जाए और फिर वो बाद में बड़ा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द रिकरेंस देन। सो ओपन सर्जरी में आप मैक्सिमम निकाल लेते हो। तो बस ये फर्क है, डिपेंड करता है कि आप किस में किस लिए कर रहे हो, एंड एक्सपर्टीज ऑल्सो। ओके मैडम, थैंक यू। वेलकम जी। थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि why Palmer point is preferred? This I told you before as well. Palmer point is the safest point because we expect minimal lesions there. We categorize patients into low risk and high risk in laparoscopy. Obviously, high risk में क्या क्या आ जाते हैं? Very low BMI and very high BMI. प्रीवियस सर्जरी वाले पेशेंट्स, प्रीवियस सर्जरी में प्रेफरेबली अगर लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन की सर्जरी है तो गायनिकोलॉजिकल इंडिकेशन की वजह से अगर प्रीवियस सर्जरी हुई है या मिड लाइन इंसिजन वाला पेशेंट है तो ये आ जाते हैं मेनली हाई रिस्क में। हाई रिस्क में पामर पॉइंट इज सेफेस्ट बिकॉज इसके अंदर डिजन के चांसेस सबसे कम होते हैं, मिड लाइन में डिजन के चांसेस इन पेशेंट पर ज्यादा होते हैं, इसलिए प्राइमरी पोर्ट एंट्री में जो कि हमने ब्लाइंड एंट्री करनी होती है वो हम मिड लाइन नहीं प्रेफर करते हैं, हम पामर पॉइंट में करते हैं। लेकिन अगर आपका पेशेंट लो रिस्क है विच हैज गॉट अ नॉर्मल BMI, who has no history of previous surgery or previous lower transverse incision with obstetrical indication, उसमें आप प्राइमरी पोर्ट एंट्री विच इज ब्लाइंड एंट्री, उसमें आप मिडलाइन कर सकते हो। ठीक है, वो मैं स्टेप्स बताती हूँ। सोमिया का क्वेश्चन जी। मैडम एंटीना कपलिंग भी यही है कि फिर हम जो इलेक्ट्रोड जो एनर्जी वो कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो वो जो हम डिवाइसेस होती है जैसे कि कभी ECG लगी हुई होती है या फिर कभी जो है वो हम इयरिंग्स वगैरह नहीं उतारते, तो एंटीना कपलिंग हम इसी को ही कहेंगे। ऐसे ही है, एंटीना कपलिंग वही है एग्जैक्टली विच इज द मोनोपोलर ठीक, प्रॉब्लम जी। थैंक ठीक है, क्विकली किसी ने कहा स्टेप्स, कोई और बता दे? अब ये आप लोग बताओ स्टेप्स ऑफ डायग्नोस्टिक लेप्रो, क्विकली बता दे कोई, फिर मैं बता दूंगी। मैडम सेकेंडरी रिपोर्ट्स हम कहाँ डालेंगे? देखो पोर्ट एंट्री साइट्स आर इम्पोर्टेंट। आपका पामर पॉइंट और मिडलाइन अम्लाइकल तो है या सुप्राम्लाइकल, उसके बाद आपका जो सेकेंडरी पोर्ट्स हैं वो पेल्विक पोर्ट्स आ जाते हैं। उसके अंदर एक पोर्ट आता है विच इज 2 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, राइट। एक आपका सुप्राप्यूबिक पोर्ट भी आ सकता है और फिर एक आपका एक्सेसरी पोर्ट और होता है विच इज एट द मैकबर्नीज पॉइंट, राइट, रफली, which is the junction of the lateral 1/3 and medial 2/3 between the anterior superior iliac spine and the umbilicus on the right side। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है lateral ports की या accessory ports की? देखो मैंने आपसे कहा कि हमने pelvic port डाला 2 सेंटीमीटर above and medial to the anterior superior iliac spine। वो जो पॉइंट बनता है वो हमारी मिड लाइन से 7 सेंटीमीटर से ज्यादा लैटरल होता है। हमने अपने आप को बचाना है फ्रॉम द ब्लड सप्लाई ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसमें इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है, राइट। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की अगर आप एनाटॉमी देखो तो वो विद इन 7 सेंटीमीटर ऑफ द मिड लाइन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है। तो व्हेन यू आर पुटिंग इन द एक्सेसरी पोर्ट्स व्हिच इज द 2 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू द एंटीरियर superior iliac spine, you are keeping yourself away from the 7 centimeters area from the midline और आप सेफ हो। सिमिलरली मैकबर्नीज पॉइंट भी, तो आपने इस तरीके से डालना है। कॉम्प्लिकेशंस में ड्यूरिंग पोर्ट एंट्री आपने जो बचना है वो एंटीरियर ब्लड सप्लाई, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की आपने मेसेंटेरिक ब्लड वेसल से बचना है, एंड देन द विसरा, इनसे आपने बचना होता है। ठीक है ओके मैडम। जी। और
तो इस तरह से रफली क्विकली जो स्टेप्स हैं, ऑब्वियसली आप प्री रिक्विजिट्स देखते हो, इंडिकेशन सारी क्लियर करते हो, देन यू आफ्टर इवैल्यूएशन एंड ऑल दैट, एनेस्थीसिया पोजीशन, इनिशियली शी इज इन द डॉर्सल एथॉटमी पोजीशन, और उसके बाद आप उसका पेंट ड्रेप, यूए, ब्लैडर एम्प्टी एंड यूए, उसके बाद आपने पामर पॉइंट से नीडल डालनी है, यू चेक फॉर द पेटेंसी ऑफ द नीडल, एंड देन एट 90 डिग्रीज यू पामर पॉइंट को डिफाइन करोगे, यू दे गोइंग टू 1 2 3 3 क्लिक्स आपके आएंगे। स्किन और रेक्टस शीथ और पेरिटोनियल, मेरे वैसे चैनल पे इसकी वीडियो भी है पूरी, प्रोकार एंट्री की भी है और वेरिसिकल की भी है, खैर वो 3 क्लिक्स करके आप एंटर हो जाओगे, एंड देन you check if you are really into the peritoneal cavity, you attach the insufflator tubing and you check if the initial and tri-abdominal pressure is less than 8 millimeters of mercury, which means that you're in the peritoneal cavity. And also you keep you set the preset pressure, आपने उसका रखा होता है प्राइमरी पोर्ट के लिए, जो गाइडलाइन कहती है 20 से 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक रख सकते हो, बट उसके बाद आप 15 मिलीमीटर पे ले आते हो। और बस इफ यू आर नॉट इन द पेरिटोनियल कैविटी, यू कैन डू फ्यू टेस्ट व्हिच आर द पामर टेस्ट और द सेलाइन ड्रॉप टेस्ट, और वो सारा वो कर सकते हो टू चेक इट, एंड देन यू क्रिएट द न्यूमोपेरिटोनियम एंड देन यू पुट इन द ट्रेप्रोकार्ड। ठीक है, यस, बाय मैनुअल आपने करना है लेप्रोस्कोपी से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट ना, कोई मैथ्स है कुछ है, अगर मैथ्स है तो डेफिनेटली आपके पोर्ट्स थोड़े हायर हो जाएंगे। मैडम पामर टेस्ट और सलाइन ड्रॉप टेस्ट सेम ही नहीं है? हाँ सेम ही है, एक एस्पिरेशन टेस्ट है। ठीक है मैडम जो हम थेरेप्यूटिक लेप्रोस्कोपी करते हैं उसमें फिर हम उनकी उसके पेशेंट की पोजीशन हम स्पाइन बनाते हैं। हाँ, उसके बाद जब आपने प्राइमरी पोर्ट डाल लिया, आपने अम्बिलिकल भी डाल लिया सर्जरी के लिए, और आपने पामर भी डाल लिया, उसके बाद आपने हेड डाउन कर देना, विच इज द ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, विच इज 15 मिलीमीटर एंड मोर हेड डाउन पोजीशन, 15 डिग्रीज, सॉरी 15 डिग्रीज मोर, और 15 डिग्रीज मोर हेड डाउन पोजीशन। उससे क्या फायदा होगा, सारी गट हेड एंड की तरफ चली जाएगी और आपका पेल्विस क्लियर हो जाएगा, और उसमें आप आराम से फिर अपने एक्सेसरी पोर्ट्स डाल लोगे। मैम इसको क्या कहते हैं? जी, लेवर्ड। लॉयल डेविस पोजीशन, लॉयल डेविस और ट्रेंडेलेनबर्ग में क्या फर्क है, लॉयल डेविस जो होती है उसमें भी हेड डाउन होता है, लेकिन जो लेग्स हैं, हिप्स जो हैं, वो कंपैरेटिवली कम फ्लेक्स्ड होती हैं, दे आर बिट स्ट्रेट, which is definitely a more convenient position for the laparoscopic surgery. It's a head down position of the patient with a comparatively lesser flexed hips। ठीक है, पेशेंट की जो ट्रेंडेलेनबर्ग है उसके अंदर थोड़ी सी हिप्स ज्यादा फ्लेक्स्ड होती है। थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, आई होप कि अब आपको बस इतना काफी है एग्जाम के लिए, और फ्रैंकली परफॉर्म करने के लिए भी।